Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of M Education, Assalamu alaikum. I hope that you will find today it is our lecture of the remaining 20 questions of your research. So the today lecture is very important in this regard that the theme, the main important things, instructions, all are discussing here now, and I strongly hope that you will get it, try to understand it, and also you will remember all the instructions learned by heart. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो थीसिस होता है ये एक बहुत टेक्निकल काम होता है. इट इज़ नॉट सो इजी जॉब. अगर आप थोड़ी सी इस पर मेहनत कर लें देन इट इज़ इजी, और अगर आप इसको मेहनत ना करें इसके ऊपर और इसको समझने की कोशिश ही ना करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा आपके लिए, प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि इसका एक एक जो लफ्ज़ होता है वो सोच समझ के लिखना होता है. एक ख़ास कानून का दायरा है जिसमें रह के लिखना होता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके लिखना होता है. उसके बगैर इसकी जो अकम्पलिशमेंट है या कंप्लीशन है वो बहुत मुश्किल हो जाती है. और अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, कोई आपसे पूछ ले तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है. वैसे भी आप लोग चूँकि एमए एजुकेशन के हैं, लिहाजा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें, इनको सीखें. और मिसाल के तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में, यानी कि जिस वक्त भी आप एजुकेशन के अंदर चाहे एमए चाहे एमफिल पीएचडी का जो थीसिस है लिखें तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करें. तो लिहाजा मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. इससे पहले 40 क्वेश्चन हो चुके हैं. ये 25 छोटे मोटे जो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन की शक्ल में ये मैंने इकट्ठे लिखे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले ये है कि जब आपने थीसिस लिखना है तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. इसका स्टाइल है, फॉर्मेट स्टाइल जिसे कहते हैं, कि इसे लिखना कैसे है, कौन से स्टाइल से लिखना है. अपनी मर्ज़ी है कि जिस तरह मर्ज़ी हैंड राइटिंग के साथ लिखें या कोई रूल है जिसको फॉलो करके लिखना पड़ता है. तो ये वो रूल्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ. रूल नंबर 1 ये है कि आपने जो पेपर इस्तेमाल करना है, जो पेपर इस्तेमाल करना है वो A4 साइज़ होना चाहिए. पेपर की बेशुमार इकसाम है जो लोग इस्तेमाल करते हैं. बाज़ लीगल साइज़ भी होता है, बाज़ लेटर साइज़ भी होता है, लेकिन ये जो है ये A4 साइज़ का पेपर आपने थीसिस के लिए इस्तेमाल करना है. फिर और वो जो A साइज़ 4 का जो पेपर होगा वो कितना होगा, वो 90 ग्राम का होगा. मार्केट के अंदर 80 ग्राम का भी होता है, 70 ग्राम का भी है. 90 ग्राम का जो पेज है ये ज़रा थोड़ा सा मोटा होता है और ज़रा थोड़ा सा वज़नी होता है. लिहाजा रिसर्च के लिए जो फाइनल कापी है उसके लिए 90 ग्राम का जो थीसिस का जो पेज है वो आपने इस्तेमाल करना है. उसके बाद यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, यानी फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं. कंप्यूटर के अंदर उन्होंने काफ़ी किस्म के स्टाइल दिए हैं. किसी में ए जो है ज़रा मोटा लिखा जाता है, किसी में ए बारीक लिखा जाता है, किसी में लचकदार लिखा जाता है, किसी में टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा मोटा लिख दिया जाता है. तो हमने वो स्टाइल लिया है. एक स्टाइल है दैट मस्ट बी फॉलोड एंड ओबेड, और वो स्टाइल क्या है, टाइम्स न्यू रोमन. आपने इनको यानी कि अडॉप्ट करना है. आपका जो सारा प्रोजेक्ट है, थीसिस है, वो आपने कौन से फॉन्ट में लिखना है, वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है आपने. इसके अलावा आपने आगे पीछे के नहीं जाना. फिर उसके बाद स्पेस कितना रखना है. जितना भी आप थीसिस लिखेंगे ये डबल स्पेस होगा. नॉर्मली क्या होता है, एक तो आपको पता नहीं ये थीसिस सारा MS वर्ड के अंदर लिखा जाएगा. जो आपका MS ऑफिस है उसमें MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर आपने लिखना. और स्पेस कितनी रखनी है, डबल स्पेस होगा. वैसे तो नॉर्मली सिंगल स्पेस के साथ होता है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में आमतौर पर तो थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, लेकिन डबल स्पेस में क्या होगा कि यानी कि वो जो फासला होगा ना वो डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. जो पहले से फासला है वो डबल हो जाएगा. इसको बोलते हैं डबल स्पेसिंग. मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई है. आगे
साइटेशन मैनुअल कौन सा रखना है मैंने इससे पहले आपको बता दी है, MLA और APA है। तो आप कोशिश करना कि APA रखें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये जो स्टाइल है तो इसको बोलते हैं बेसिकली साइटेशन मैनुअल, इसको बोलते हैं साइटेशन मैनुअल। आपने कौन सा अडॉप्ट किया? इफ़ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज साइटेशन मैनुअल, यू मस्ट नो APA या आपको पता होना चाहिए MLA। उसके बाद है चैप्टर हेडिंग। ये बात बड़े गौर से सुनने वाली और समझने वाली और याद करने वाली है। जो चैप्टर की हेडिंग है वो आपने रखनी है, उसका जो फॉन्ट रखना है वो 18 का रखना है और साथ उसके वो बोल्ड होना चाहिए। कंट्रोल आप B करेंगे तो वो बोल्ड भी हो जाएगा। तो यानी जो आपने लिखा है 18 का फॉन्ट होना चाहिए। जो सबसे ऊपर हेडिंग आपने लिखनी है वो कितनी होनी चाहिए? वो 14 बोल्ड होनी चाहिए, लेकिन कैप्स होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट होनी चाहिए, छोटी ब्रैकेट जो है जो हेडिंग है। और जो सब हेडिंग है वो 14 होनी चाहिए लेकिन बोल्ड होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे पीछे कैप्स नहीं होने चाहिए। अब ज़रा इसकी थोड़ी सी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। चैप्टर हेडिंग का मतलब ये है कि आप लिखते हैं चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर 1, उसको आपने 18 का आपने फॉन्ट साइज़ रखना है। उसमें जो फॉन्ट साइज़ है वो कितना रखना है? आपने 18 का रखना है, लेकिन उसके साथ उसे बोल्ड कर देना है। किसको? जो आप ऊपर लिखेंगे टॉप ऑफ योर पेज, यानी कि क्या लिखेंगे? चैप्टर, यानी कि नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 वगैरह। तो वो आप क्या रखेंगे? वो 18 बोल्ड होगा। उस चैप्टर के बाद फिर हेडिंग आ जाती है। फ़र्ज़ करें अगर पहला चैप्टर उसकी हेडिंग इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है उसको आपने 14 रखना है, लेकिन उसके आगे पीछे ब्रैकेट डाल देनी है। इंट्रोडक्शन के बाद भी अगर आप नीचे कोई चीज़ लिखते हैं वो भी टॉपिक ही बना के लिखते हैं, बैकग्राउंड लिख लेते हैं या इंपॉर्टेंस वगैरह लिख लेते हैं, कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, तो उसका भी आपने 14 ही यानी कि आपने फॉन्ट रखना है। ये बात आपके जहन में रहे। और फिर दूसरा नंबर ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, आपने इंट्रोडक्शन 7, 8, 10 लाइनें लिखी, उसके बाद आगे जाके आपने टॉपिक चेंज किया, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखा, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी लिखी, यानी कि रिसर्च क्वेश्चन लिखे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखे, वो सारे के सारे आपकी सब हेडिंग होगी और आपने वो 14 यानी बोल्ड के साथ लिखना होगा। यानी कि जो चैप्टर का नाम लिखना है वो कैसे लिखना है? वो जो चैप्टर नंबर 1 है या चैप्टर 1 है वो लिखना आपने 18 यानी कि फॉन्ट साइज के साथ। और अगर फ़र्ज़ करें आप नहीं लिख सकते, आपने जिससे भी थीसिस कंपोजिंग के लिए लिखवाना है, कंपोज कराना, उसे आपने ये चीज़ें दे देनी है सारी, उसे आपने ये चीज़ें दे के फिर अपना थीसिस करवाना है। ऐसे नहीं एक स्टोरी लिख के ले आना, या ऐसे नहीं कि आप एक कहानी या एक स्टोरी या मजमून की तरह या एक असाइनमेंट की तरह लिख के ले आना। ये सारा आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, उसे बतानी पड़ेंगी कि आपने इसके मुताबिक आपने लिखना है। तो जो ऊपर चैप्टर नाम है वो हो गया 18, नीचे उसके बाद जो टाइटल आ जाएगा या हेडिंग आ जाएगी, जो हेडिंग होगी वो हो जाएगी जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं या बैकग्राउंड लिखते हैं, वो हो जाएगी 14 की, लेकिन कैप्स लॉक होगा उसके आगे पीछे। उसके बाद आप लिखना शुरू कर देते हैं, फिर चैप्टर के अंदर कहीं आप जाके सब टाइटल लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे आगे बताया आपको, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपने लिखना है तो ये भी 14 बोल्ड होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ये भी 14 बोल्ड होगा। आगे आपने रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं, ये भी इसी तरह होगा। अगर आप दूसरे चैप्टर में जाते हैं, तीसरे में, जिसमें आपने पॉपुलेशन लिखना है, आपने सैम्पलिंग लिखना है, आपने सैंपल लिखना है, आपने प्रोसीजर वगैरह लिखना है, फिर आपने डेटा एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ द डेटा लिखना है, तो वो सारे सब जो है ना वो सब हेडिंग होंगे और वो 14 बोल्ड में आपने लिखना है। इसके बाद जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट आपको पता है क्या होता है? जो मतन होता है, मतन क्या होता है? जो बीच में जो कुछ लिखा जाता है, जो पूरा थीसिस बीच में लिखा जाएगा, वो कितना होगा? उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होगा। यानी कि जो आपका टेक्स्ट है, जो फ़र्ज़ करें आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, आगे तफसील लिखते हैं ना आपकी चीज़ की, वो सारी की सारी जो तफसील है वो आपका मतन होता है, वो आपका टेक्स्ट होता है, वो आपने 12 में लिखना है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। फिर एवेल्यूएशन कापी, एवेल्यूएशन कापी वो होती है कि जिस वक्त आप अपना थीसिस मुकम्मल कर लेते हैं, प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं, उसको आप एकदम बाइंडिंग नहीं कर लेते ना, फाइनल बाइंडिंग होती है, वो एक रफ शक्ल में आप उसको, यानी कि स्पायरल बाइंडिंग। स्पायरल बाइंडिंग आपको मतलब पता होगा कि वो स्पायरल यानी कि ऐसे ऐसे, यानी बीच में सुराख निकाले जाते हैं और उसके बीच में एक फीता सा होता है जो लगा दिया जाता है, तो वो उसको मिसाल के तौर पर स्पायरल बाइंडिंग कहते हैं। तो जो स्पायरल बाइंडिंग है ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको नमूना भी बता दूंगा।
तो वो स्पायरल जो बाइंडिंग है ना, उसमें आपने अपना जो वैल्यूएशन कापी होती है, वैल्यूएशन कापी से मुराद वो है जो आपने अपने सुपरवाइज़र को चेक करवानी है। एक बात ये याद रहे, ये सारे काम सुपरवाइज़र के बगैर नहीं होंगे आपके। सुपरवाइज़र इज़ द की टू असिस्ट यू एट एवरी टाइम, एट एनी टाइम, इसलिए कि उसकी रहनुमाई के बगैर ये सारा कुछ मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें तो याद आपने करनी है ना। आपका वाइवा हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, पूछा जा सकता है, ऑनलाइन अगर कोई चीज़ पूछे तो वो आपसे को पूछ सकता है, लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि जो वैल्यूएशन कापी है वो स्पायरल बाइंडिंग होगी, जो फाइनल कापी है आपने, और ये एक बताता चलूँ, जो वैल्यूएशन कापी होती है ना आमतौर पर, जो स्पायरल बाइंडिंग होती है, ये आमतौर पर उस वक्त भी इस्तेमाल होती है जब आपका डिफेंस हो रहा होता है। जब आपका डिफेंस हो रहा है, आगे प्रोफेसर आए हुए हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप अपने थीसिस पे आप ब्रीफिंग दे रहे हैं, उसको सारा कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त मिसाल के तौर पर क्या होगा, स्पायरल, यानी कि उस वक्त आपने स्पायरल बाइंडिंग उन्हें देनी है। फिर वो हदायत देंगे, आप इसके अंदर ये तब्दीली कर लें, ये कर लें, इसको ऐसे कर लें, कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, जो इजाफा करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो फाइनल कापी बनेगी वो हार्ड बोर्ड कवर्ड होती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का जो कलर है ये मुख्तलिफ है, जैसे अल्लामा इकबाल का जो है ये मैरून कलर है, और आपका जो मस्ट यूनिवर्सिटी का वो ब्लैक कलर में, तो वो ब्लैक कलर के अंदर हार्ड बोर्ड कापी वो बनवानी होती है। उसके बाद जो स्पाइन है वो स्पाइन क्या होना चाहिए। पहले नंबर तो ये है कि स्पाइन में आपको बताता चलूँ, ये एक मेरे पास है थीसिस। स्पाइन का मतलब ये एरिया होता है, यानी कि जो इस तरफ लिखा जाता है स्पाइन, एक पुश्त पे जो कुछ लिखा जाता है स्पाइन, ठीक है। तो इस पे आपने पुश्त पे क्या क्या लिखना है, स्टूडेंट नाम आना चाहिए, यानी तालिब इल्म का नाम, टाइटल ऑफ द थीसिस, जो टाइटल है थीसिस का जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए, लेवल कौन सा आपका एमए लेवल आना चाहिए, और आगे ईयर यानी साल का नाम आना चाहिए, यानी कौन से साल आपका सेशन कौन सा है। अभी आपका जो चल रहा है सेशन ये 2019 to 20 होगा, यानी 2 साल होने चाहिए। उसके आगे भी कहते हैं कि तकरीबन यानी कि कुछ यानी कि फासला यानी कि छोड़ देना चाहिए, यानी तकरीबन 1.5 इंच 1.5 जो है ना वो फासला आगे जगह छोड़ देनी चाहिए। किससे, आपकी जो बुक है ना, जैसे ये मैंने बताया है ये, तो ये आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद आगे थोड़ा सा फासला छोड़ना भी ज़रूरी है, ये कहीं एंड पे ना ले जाएं, तो ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। तो स्पाइन का मतलब वो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, यानी कि आपका जो रिसर्च टाइटल है, उसके बाद लेवल क्लास आ जाएगी और साल आ जाएगा। ये 4 चीज़ें स्पाइन के ऊपर लिखी जाती हैं। या वैसे भी एक जर्नल क्वेश्चन है, ये जर्नल क्वेश्चन है कि स्पाइन के ऊपर कितनी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो देयर मस्ट बी 4 आइटम्स आर लिस्टेड देयर। उसके बाद आगे है अलाइनमेंट। बच्चों अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जिस वक्त आप लोग थीसिस लिख रहे होते हैं, जो बीच में लाइनें लिखते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके जो लाइनें होती हैं वो आगे जाके ख़ास तौर पर कोई लाइन छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है, कोई लेंथी हो जाती है, और ये इस तरह के मसाइल बन जाते हैं। आप कंट्रोल जे करेंगे तो वो सारी लाइनें बराबर हो जाएंगी, जितना भी आपने लिखा होगा थीसिस सारा वो बराबर हो जाएगा। अगर किसी जगह पर एक फ़र्ज़ करें एक लाइन में आपने 8 लफ्ज़ लिखे हैं, एक लाइन में आपने 12 लफ्ज़ लिखे हैं, तो ज़रा जो 8 लफ्ज़ वाली लाइन है वो छोटी होगी। लेकिन जब आप जस्टिफाई करेंगे, यानी कि इसको मिसाल के तौर पर इसको जस्टिफाइड करेंगे या कंट्रोल जे करेंगे, तो वो जो 8 वाली है और 12 वाली ये दोनों लाइनें आगे बराबर हो जाएंगी। इस तरह आपके थीसिस की खूबसूरती में, उसकी जो एक लुक है उसमें यानी खूबसूरती पैदा होगी। फिर उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो आप किसी भी पेज के यानी कि आशिया वगैरह, मार्जिन मीन आशिया, यानी कि आपने आशिया कितना साइज़ वगैरह आगे पीछे रखना है। तो ये जो लेफ़्ट साइड होती है इसका जो होता है ना ये 1.50 यानी कि 1.5 यानी जिसे कहते हैं 1.5 इंच होनी चाहिए या 3.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो राइट साइड होती है वो 1 इंच होनी चाहिए या 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो टॉप होती है ये 1.25 इंच होनी चाहिए या 3.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बॉटम है ये 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपका थीसिस है, ये मेरे हाथ में इस वक्त एक थीसिस है। ये इस थीसिस का जो आम पेज है ये ज़रा देख लें। इस तरफ वाली जो साइड है इसको बोलते हैं लेफ़्ट। इधर आपने ये देखा ना, ये बिल्कुल सारी आपको लाइन अगर नज़र आ रही है, गौर से देखें तो यहाँ पे 1.5 आपने या 3.8 सेंटीमीटर इधर से आपका यानी कि स्पेस होना चाहिए। इधर से जो स्पेस है वो मिसाल के तौर पर जो राइट है इधर 1 होना चाहिए। इधर से इसलिए ज़्यादा होना चाहिए कि इस थीसिस को आपने फिर सीना भी है, बाइंड करवाना है, कुछ जगह उधर बीच में चली जाती है। ऊपर से ऊपर जो इसका टॉप है
ये 1.25 इंच ऊपर होना चाहिए, 1.25 इंच। और नीचे जो है वो लिखा हुआ है 2.5 यानी 2.5 इंच जो है ये नीचे से वक्फा होना चाहिए। नीचे वक्फा इसलिए ज़्यादा रखा जाता है कि नीचे क्योंकि वो जो पेज नंबर होते हैं वो भी लिखने जाते हैं यानी लिखे जाते हैं, तो इनको मार्जिन कहते हैं। इधर 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 इसको मार्जिन कहते हैं, हाशिए कहते हैं। फिर उसके बाद है प्रीलिमिनरी सेक्शन। प्रीलिमिनरी सेक्शन में बच्चों ये है कि ये जो पहला हिस्सा होता है, जो पहला हिस्सा ये सारा प्रीलिमिनरी सेक्शन है ये, जिसमें ये सर्टिफिकेट भी हैं, ये पहले डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, डेडिकेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, एब्स्ट्रक्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये सारे टेबल ऑफ ये टेबल्स हैं, फिगर्स हैं। ये यहाँ तक जो हिस्सा होता है ना, यानी कि चैप्टर शुरू होने से जो पहले वाला हिस्सा होता है, इसको आपने लिखना है ये रोमन यानी रोमन में लिखना आपने, रोमन फिगर्स कह लें या रोमन काउंटिंग कह लें, इसमें आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस तरह लिखना है। और जो आपका पहला चैप्टर से शुरू होगा और एंड तक जो थीसिस हैं ये अरेबिक न्यूमरल्स में आपने लिखना है, यानी कि अरबी। ये जो हम लिखते हैं ना गिनती, ये बेसिकली अरेबिक न्यूमरल्स हैं 1 2 3 4 5, यानी जब 1 से चैप्टर आगे शुरू होगा तो ये इस तरह जो आप लिखेंगे वो यानी कि अरेबी के अंदर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। तो ये ओवरऑल जो पूरा थीसिस प्रोजेक्ट है ये उसका है। एंड पे ये जो टाइटल पेज होता है उसकी जो अदायात है ना वो ज़रा डिफरेंट होती हैं। टाइटल पेज बच्चों कौन सा है? दिस इज़ योर टाइटल पेज, ये आपका टाइटल पेज है, आप इसको भी टाइटल पेज कह सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर जो टॉपिक लिखा जाता है ना, ये जो टॉपिक लिखा जाता है, जो सबसे ऊपर टॉपिक है ये रिसर्च टॉपिक आपका, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, ये रिसर्च क्वेश्चन है ये आपका। इसको आपने 24 बोल्ड लिखना है, यानी इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये 24 होगा और वो बोल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे लोगो आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे नीचे स्टूडेंट का नाम होगा और ये 18 बोल्ड होगा। ये जैसे आपके नाम है यानी स्टूडेंट्स के नाम हैं तो ये 18 और इनको बोल्ड लिखना है। फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, ये जो नीचे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है ये भी आपने 16 बोल्ड लिखना है। अपने नाम जो है ये लिखने आपने 18 बोल्ड, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये आपने लिखना है 16 बोल्ड। और एंड पे जो यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिखना है वो फिर दोबारा 18 बोल्ड यानी कि फॉन्ट में लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको सारी समझ आ गई होंगी। इनको ज़रा देख लें और मिसाल के तौर पर इनको ज़रा समझ लें। और यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कैमरा आगे भी आपके करके ना ये एक बार ये सारी आप पिक देख लें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे। तो मुझे उम्मीद है कि और आप उसके बाद इसको सुनें भी, इसको नोट भी करें। जब तक सुनेंगे तो समझेंगे, नोट करेंगे तो ज़बानी याद हो जाएगा आपको। ज़बानी याद करने के लिए नोट करना ज़रूरी है और कंप्रीहेंशन के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए सुनना ज़रूरी होता है। लिहाजा ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको काम भी आएंगी, आपसे पूछी जाएंगी। लिहाजा आज ये सारे जो क्वेश्चन सारे मिला के मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, ये तकरीबन 26-27 आइटम बन रहे थे। तो लिहाजा आज 41 से लेकर 65 तक आपके ये क्वेश्चन रिसर्च के मुकम्मल हो गए हैं। अगले 2 लेक्चर रह गए, उसमें इंशाल्लाह मैं ये 100 यानी कि ये मुकम्मल कर दूंगा। और जिस वक्त आप ये सारे सीख जाएंगे पूरी ज़िंदगी का आप जिधर भी जाएंगे रिसर्च के अंदर आप इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। मुझे कभी उम्मीद है अगर आप ये चीज़ें सीख लेती हैं, दीज आर दी कोर ऑफ योर रिसर्च, इनको रिसर्च की बैकबोन कहा जाता है और इनके बगैर रिसर्च मुकम्मल होती ही नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों का जानना, इनको समझना, इनको याद करना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।